11 सितंबर 2024, साउथ कोरिया। ये वीडियो इस जवान कोरियन लड़की की आखिरी लाइव स्ट्रीम है। कैमरा बंद करने के सिर्फ 30 मिनट बाद ही उसका अपहरण करके उसे बेरहमी से मार दिया गया। हर दिन की तरह उस दिन की शाम भी यूनजिया की जिंदगी की एक बिल्कुल आम सी शाम लग रही थी। वो एक टिकटॉक क्रिएटर थी जिसके करीब 3 लाख फॉलोअर्स थे। एक्टिंग उसका सपना था और वो एक ऐसे बिजनेस पार्टनर के साथ काम कर रही थी जो पूरे भरोसे के साथ कहता था कि वो उसकी ऑनलाइन पहचान को एक बड़े लेवल तक ले जा सकता है। हमेशा की तरह उसके पिता ने काकाओटॉक खोला, जो साउथ कोरिया में व्हाट्सएप जैसा ही इस्तेमाल होता है, और अपनी बेटी को एक प्यारा सा मैसेज भेजा। उन्होंने उसे मजाक में दुनिया की सबसे खूबसूरत बनी कहा। एक बिल्कुल नॉर्मल पिता बेटी वाला मैसेज भेजने के बाद घंटे गुजर गए लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर करीब 7 घंटे बाद उनके फोन में एक नोटिफिकेशन आया। यून का रिप्लाई बहुत छोटा और प्यारा था, सिर्फ एक कैजुअल सा हाँ, जिसे पढ़कर कुछ भी गलत होने का अंदेशा नहीं होता। उस वक्त उसके पिता को क्या पता था कि यही उनकी बेटी का आखिरी मैसेज होगा। इसके बाद वो गायब हो गई। उसका फोन बंद हो गया, परिवार उससे संपर्क नहीं कर पाया और जिस शहर में वो रहती थी वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। 2 दिन बाद तलाश एक ऐसी जगह खत्म हुई जिसका उसकी जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं था। नॉर्थ जोला प्रोविंस के मोजो इलाके की एक दूर दराज पहाड़ी जगह पर, वहां से करीब 300 किलोमीटर दूर, जहां उसे आखिरी बार जिंदा देखा गया था। यून वहां गई ही नहीं थी, उसका वहां होने का कोई कारण नहीं था। फिर भी उसकी बॉडी वहीं मिली, एक सूटकेस के अंदर बंद, और उसकी लाश को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके साथ कितनी दरिंदगी की गई थी। उसके चेहरे पर मारपीट के निशान थे, पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह थी गला घोंटकर सांस रोक देना। किसी ने पहले उसे बुरी तरह पीटा, फिर गला दबाकर जान ले ली और उसके बाद उसकी बॉडी को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाकर पहाड़ों में फेंक दिया। ये कहानी है यूनजिया की। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। अगर आपको अब तक की कहानी दिलचस्प लग रही है तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसी ही और अनसुनी कहानियां आपके लिए लाता रहता हूं। और हाँ, कमेंट में अपने सुझाव और विचार जरूर शेयर करें। तो अब चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। यूनजिया सिर्फ 24 साल की थी, उस उम्र में जब ज्यादातर लोग अभी जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन यून को खुद से जुड़ी चीजें साफ पता थी। उसका नेचर ऐसा था कि कैमरा उसे अपने आप पसंद करने लगता था। हमेशा खुश, एक्सप्रेसिव और दिल से साफ। वो जब मुस्कुराती थी तो वो बनावटी नहीं लगती थी, खुशी उसके अंदर से निकलती थी। टिकटॉक पर भी वही एनर्जी दिखती थी। लोग सिर्फ उसे देखने के लिए लाइव आते थे। डांस कवर, मेकअप, रोज की छोटी बातें, कुछ भी ओवर नहीं, कुछ भी फेक नहीं। साथ ही वो एरियल योगा का सर्टिफिकेशन लेने की तैयारी कर रही थी, ताकि क्रिएटिविटी और डिसिप्लिन दोनों को मिलाकर अपना फ्यूचर बना सके। घर पर उसकी जिंदगी बहुत सिंपल थी। 3 बिल्लियां, गुगू, येप्पी और तोरी, जिनसे वो बहुत प्यार करती थी। ब्रेड उसे बहुत पसंद थी। सिंपल खुशियां, सिंपल जिंदगी। लेकिन अंदर कहीं एक बड़ा सपना पल रहा था। थिएटर, स्टेज, स्पॉटलाइट और एंटरटेनमेंट में एक असली करियर। वो वहां अभी नहीं पहुंची थी, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि पहुंचेगी। ये समझने के लिए कि यून की जिंदगी में गलत इंसान कैसे आया, साउथ कोरिया की टिकटॉक लाइव स्ट्रीमिंग कल्चर समझनी जरूरी है, जहां लाइव सिर्फ बातों के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए होती है। व्यूअर्स वर्चुअल गिफ्ट्स भेजते हैं जिनके लिए असली पैसे लगते हैं। जितना ज्यादा पैसा उतना ऊंचा लेवल, और ये लेवल सबको दिखता है। लेवल 50 सबसे ऊपर होता है, जहां पहुंचने के लिए करीब 150 मिलियन वॉन यानी लगभग 93 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जो नॉर्मल खर्च नहीं बल्कि ऑब्सेशन वाला पैसा है। और यही पैसा पावर बदल देता है। इन्हीं बड़े स्पेंडर्स में से एक था चॉय, वो आदमी जिसने हमेशा के लिए यून की जिंदगी बदल दी। करीब 50 साल की उम्र का ये शख्स ऑनलाइन ब्लैक कैट नाम से जाना जाता था। ना तो अथॉरिटीज ने और ना ही कोरियन मीडिया ने उसका पूरा नाम कभी बताया, और ना ही उसका बिना ढका हुआ चेहरा लोगों को दिखाया। ऐसा इसीलिए क्योंकि साउथ कोरिया में कानून और समाज दोनों में ये पक्का नियम माना जाता है कि जांच के दौरान किसी भी सस्पेक्ट की पहचान छुपाकर रखी जाती है। इसका मकसद होता है ये मानना कि जब तक कोर्ट किसी को दोषी साबित न करे तब तक उसे दोषी नहीं माना जाएगा, ताकि किसी ऐसे इंसान की इज्जत खराब ना हो जाए
जिसे बाद में कोर्ट बेगुनाह भी बता सकता है। चोई, जिसका लेवल 46 था, मतलब करीब 100 मिलियन वॉन यानी 62 लाख रुपए डोनेट कर चुका था। ऐसे लोग लाइव रूम्स में ऑलमोस्ट अनटचेबल होते हैं। वो आते हैं तो क्रिएटर्स नोटिस करते हैं, गिफ्ट्स भेजते हैं तो चैट हिल जाता है, और चोई ये सब अच्छे से जानता था। उसने खुद को सक्सेसफुल आईटी एंटरप्रेन्योर बताया, कंपनियां, कोडिंग, डेवलपमेंट, एक सेल्फ मेड सीईओ, और फिर खुद को मेंटर की तरह पेश किया। एल्गोरिदम्स, ब्रांडिंग, ग्रोथ समझने वाला इंसान जो जवान क्रिएटर्स को फेम तक पहुंचा सकता है, जो सिर्फ पैसे खर्च नहीं करता बल्कि लोगों में इन्वेस्ट करता है। मई 2024 में वो यून के लाइव स्ट्रीम में आया। शुरू में बस एक यूजर नेम था, फिर बड़े बड़े डोनेशंस आने लगे। कभी एक ही सेशन में करीब 10 लाख वॉन यानी 62,000 रुपए मिनटों में खर्च कर देता था। एक क्रिएटर के लिए जो अभी ग्रो कर रही थी, ये सपोर्ट इग्नोर करना नामुमकिन था। ये सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि वैलिडेशन लगने लगा, और बिना किसी वार्निंग के चोई चैट के एक नाम से निकलकर वो इंसान बन गया जिस पर यून भरोसा करने लगी। थोड़े दिनों बाद सब कुछ और साफ हो गया। चोई ने एक प्राइवेट मैसेज भेजा, न इधर उधर की बातें, न कोई दिखावा, बस एक सीधा, साफ और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ मैसेज। उसने अपने बारे में बताया कि उसे टिकटॉक कैसे काम करता है यह अच्छे से पता है, लोग क्या देखते हैं, वीडियो कैसे बढ़ते हैं और एल्गोरिदम कैसे चलता है। उसका दावा था कि वो यून को बहुत तेजी से ग्रो करा सकता है, ऐसे नंबर्स तक पहुंचा सकता है जहां ज्यादातर क्रिएटर्स कभी नहीं पहुंच पाते। जो वो ऑफर कर रहा था वो सुनने में पूरा प्रोफेशनल लग रहा था। उसने इसे मैनेजमेंट का नाम दिया, गाइडेंस के बदले कमाई का कुछ हिस्सा। एंटरटेनमेंट की दुनिया में ऐसा तरीका आम है, इसलिए ऊपर से देखने पर कुछ भी गलत या शक वाला नहीं लग रहा था। और वो कोई अनजान आदमी भी नहीं था। क्रिएटर सर्कल्स में चोई को लोग पहले से जानते थे। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे थे जो सच में उसकी देखरेख में ग्रो हुए थे, जिनके चैनल्स बड़े हुए थे, जिनका एंगेजमेंट अचानक बढ़ा था। उसका नाम इतना असरदार था कि यून की एजेंसी ने भी उसे सीरियसली लिया और उसकी बैकग्राउंड की जांच की गई। उसका पुराना काम देखा गया, जानकारी जांची गई, लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे कोई शक हो। आखिरकार उन्होंने हाँ कह दी। एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। जिया के लिए यह ऐसा था जैसे जिंदगी का कोई बंद दरवाजा आखिरकार खुल गया हो। वो पहले से थिएटर से जुड़ी हुई थी, अपने एक्टिंग के सफर के छोटे छोटे हिस्से ऑनलाइन शेयर कर रही थी। लेकिन अब सोशल मीडिया उसके लिए तेज रफ्तार रास्ता बन चुका था। जितने ज्यादा लोग उसे देखने लगे, उतनी ही उसकी पहचान बढ़ने लगी, और पहचान बढ़ने का मतलब था ऑडिशन, नए मौके और उस जिंदगी का असली मौका जिसका वो सपना देख रही थी। सब कुछ जैसे अपने आप आगे बढ़ रहा था। उसे लगा कि सब सही चल रहा है। उसने उस पर भरोसा कर लिया, लेकिन वो ये नहीं समझ पाई कि जो गाइडेंस था वो कितनी जल्दी कंट्रोल में बदलने वाला है। 7 काम शुरू होते ही छोटे छोटे बदलाव आने लगे। शुरुआत में बहुत हल्के से, कब लाइव आना है, दिन में कितनी बार आना है, इस पर सलाह दी जाने लगी। उसने ज्यादा लाइव आने को कहा, ज्यादा देर तक लाइव रहने को कहा, और अजीब समय पर भी। उसकी बात सुनने में समझदारी लगती थी। वो कहता था कि रात के 2, 3, 4 बजे लाइव आने से विदेशों के लोग जुड़ेंगे। अलग अलग देशों के समय का मतलब था पूरी दुनिया के लोग, और पूरी दुनिया के लोग मतलब तेजी से ग्रोथ। यून ने उसकी बात मान ली। आखिर वो खुद को जानकार बताता था और उसे पूरा भरोसा था कि उसकी ये तरकीबें काम करती हैं। धीरे धीरे यून का समय इतना खींचने लगा कि किसी के लिए भी ये निभाना मुश्किल हो जाता। जो लाइव पहले दिन में आराम से हो जाती थी, वो अब रात में शुरू होने लगी और सुबह तक चलने लगी। 12-12 घंटे तक लाइव रहना नॉर्मल बात बन गई। थकान उसके चेहरे पर साफ दिखने लगी थी, लेकिन वो रुक नहीं पाई। फिर एक दिन यून अपने एक दोस्त के साथ कॉफी पीने बाहर गई थी। तभी उसके फोन में एक के बाद एक मैसेजेस आने लगे। कुछ ही मिनटों में बहुत सारे मैसेज आ चुके थे। उसकी दोस्त ने देखा और पूछा कि क्या हो रहा है। यून ने फोन खोला और उसे दिखाया। असल में चोई ने उसके फोन में एक ऐसा ऐप इंस्टॉल करवाया था जिससे उसकी लाइव लोकेशन का पता चल जाता था। अब वो हर समय देख सकता था कि यून कहाँ है। उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। जो चीज देख रेख के नाम पर शुरू हुई थी वो अब निगरानी बन चुकी थी, और उसे ये समझ ही नहीं आया कि कब और कैसे बात यहां तक पहुंच गई। जैसे जैसे हफ्ते गुजरते गए, ये साफ हो गया कि चोई को अपने किसी भी काम में कोई गलत बात नहीं दिखती थी। जब यून ने कभी परेशानी महसूस की, उसने उसे टाल दिया। उसके हिसाब से हर वक्त नजर रखना कंट्रोल नहीं था, बल्कि केयर था। उसे लगता था कि घंटों उसे देखना, उसकी मूवमेंट्स पर नजर रखना
और उसके दिन के हर पल में शामिल रहना यह दिखाता है कि वो उसकी सक्सेस को लेकर कितना सीरियस है। वो खुद को बॉस या मैनेजर नहीं बताता था, बल्कि प्रोटेक्टिव और परिवार जैसे रिश्ते की बात करता था। लेकिन इसी के साथ उसने रूल्स बना दिए, कब लाइव जाना है, कैसा कंटेंट बनाना है, कितनी देर स्ट्रीम करना है, और यहाँ तक कि स्क्रीन के बाहर अपनी रोज की जिंदगी कैसे चलानी है। धीरे धीरे काम और पर्सनल लाइफ का फर्क खत्म हो गया। जब यून उसकी उम्मीदों पर पूरी नहीं उतरती या उसे ऐसा लगता, तो उसका बिहेवियर अचानक बदल जाता। कभी बहुत प्यार से बात करता, तो कभी अचानक गुस्से में डराने लगता। पहले तारीफ, फिर दबाव, पहले सपोर्ट, फिर डर। यून हमेशा कंफ्यूज्ड और घबराई रहती थी। उसके आसपास के लोगों ने भी बदलाव देखा। वो थकी हुई, स्ट्रेस्ड और कमजोर दिखने लगी। उसकी पुरानी चमक खत्म हो रही थी। उसने अपने परिवार से कहा कि जिस इंसान के साथ वो काम कर रही है वो बहुत कंट्रोलिंग हो गया है। किसी और से माना कि उनका काम अब रोज के झगड़ों में बदल गया है, लेकिन उसने कभी पूरी बात नहीं बताई। शायद उसे खुद समझ नहीं आ रहा था, या सच मानना बहुत मुश्किल था। कुछ और फीमेल क्रिएटर्स पहले ही चोई से दूर हो चुकी थीं जब उसकी डिमांड्स सहन से बाहर हो गई थी। लेकिन यून के लिए ये सिर्फ काम नहीं था, ये उसका फ्यूचर था। एक्टिंग उसका सपना था और सोशल मीडिया वहां पहुंचने का रास्ता। अगर वो पीछे हटती तो उसे लगता था कि सब कुछ खो जाएगा। चोई ये बात जानता था और इसी का फायदा उठाकर उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। इसलिए यून सब सहती रही, थकान और दबाव झेलती रही, खुद को समझाती रही कि अगर थोड़ा और सह लिया तो सब ठीक हो जाएगा। सितंबर 2024 आते आते जो झूठ का जाल बना हुआ था वो धीरे धीरे टूटने लगा। अब दबाव सिर्फ यून को नहीं तोड़ रहा था, बल्कि उस आदमी की असली सच्चाई भी सामने ला रहा था जो इसके पीछे था। 10 सितंबर को यून को वो सच पता चला जिसने चोई को लेकर उसकी पूरी सोच बदल दी। जो ताकतवर और कामयाब चेहरा वो इंटरनेट पर दिखाता था वो नकली था। वो न तो कोई कामयाब आईटी अफसर था और न ही कोई अमीर कारोबारी जो यूं ही लाखों खर्च कर सके। असल में वो भारी कर्ज में डूबा हुआ था, चारों तरफ से उधार में फंसा हुआ। उसने अपने परिवार के घर को गिरवी रखकर बड़े बड़े कर्ज ले रखे थे। रकम करोड़ों वोन तक पहुंच चुकी थी और उसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं था। सच बहुत कड़वा था। टिकटॉक पर दिए गए बड़े बड़े डोनेशन, उसका रुतबा, दूसरे क्रिएटर्स पर उसका असर, सब उधार के पैसों से बना हुआ था। लेवल 46 कोई कामयाबी का निशान नहीं था, बल्कि एक वार्निंग थी जिसे कोई समय पर समझ नहीं पाया। बाहर से वो बड़ा खर्च करने वाला दिखता था, लेकिन अंदर हालात पूरी तरह टूटे हुए थे। खाली खाते, बाकी पैसे के नोटिस और पूरी तरह पैसों की हालत खराब। मैनेजर बनने का उसका रोल सिर्फ एक नकाब था। उसके पीछे एक मजबूर आदमी था जो जवान क्रिएटर्स को ऐसे सपने दिखा रहा था जिन्हें वो कभी पूरा नहीं कर सकता था। जब यून को यह सब समझ आया तो सब कुछ साफ हो गया। उसने तय कर लिया कि अब वो ये सब और नहीं झेलेगी। उसी दिन चोई उससे मिलने आया। सुरक्षा कैमरों में जो हुआ वो सब रिकॉर्ड हो गया। जैसे ही वो पास आया, यून पीछे हट गई। उसका डर, तनाव और दूरी साफ दिख रही थी। ये कोई नॉर्मल बातचीत नहीं थी, ये रिश्ता खत्म होने का पल था और दोनों ये जानते थे। तभी ताकत का खेल पलट गया। चोई जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। 50 साल का आदमी 24 साल की लड़की के सामने बैठकर माफी मांग रहा था। एक और मौका, थोड़ा वक्त, उसे छोड़कर न जाने की भीख। उसकी मजबूरी खुलकर सामने आ गई, लेकिन यून पीछे नहीं हटी। उसने साफ सिर हिला दिया और उसी पल जो कैमरे में कैद हो गया, चोई के अंदर कुछ टूट गया। उसका नकाब सिर्फ उतरा नहीं, वो पूरी तरह बिखर गया। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में आवाज नहीं थी, लेकिन साफ दिखता है कि चोई अचानक यून के हाथ से उसका फोन छीन लेता है। इसके बाद दोनों काफी देर तक साथ रहते हैं। उस समय क्या बात हुई ये कोई नहीं जानता। न कोई आवाज का रिकॉर्ड है, न कोई लिखी हुई जानकारी। लेकिन तस्वीरों से एक बात बिल्कुल साफ है, यून वहां से जाना चाहती थी, लेकिन वो जा नहीं पाई। आखिर में चोई वहां से चला जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि 11 सितंबर 2024 चोई के लिए कोई आम दिन जैसा नहीं था। उस सुबह उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी थी। उसका घर जब्त कर लिया गया और नीलामी के लिए रख दिया गया। वही घर जिसे उसने गिरवी रखकर कर्ज लिया था, जिसके बारे में उसने झूठ बोला था और जिसके सहारे वो अपनी नकली पहचान बनाए हुए था। जिस इंसान की कमाई से वो अब तक टिका हुआ था, उसने साफ कर दिया कि अब सब खत्म है। सब कुछ एक साथ खत्म हो गया।
उसी दिन बाद में यून इंचोन के योंगजोंग आइलैंड से लाइव आई। देखने वालों को सब नॉर्मल लगा। वो मुस्कुरा रही थी, अपने चाहने वालों से बात कर रही थी, गा रही थी, काम कर रही थी। उसके चेहरे से कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि उसके ऊपर क्या आने वाला है। लाइव दोपहर करीब 3 बजे खत्म हुई। आधे घंटे से भी कम वक्त में चोई फिर से वहां आ गया। ये सब भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, लेकिन ये वीडियो अब तक पब्लिक नहीं किया गया है। इन्वेस्टिगेशन करने वालों ने यून के परिवार को बुलाया और उन्हें उस दिन का पूरा वीडियो दिखाया। परिवार के लोगों ने उस भयानक पल को याद करते हुए बताया कि कैमरे में दोनों को उसकी कार के अंदर साथ देखा गया। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। एक बार फिर न कोई आवाज, न बातचीत का कोई रिकॉर्ड, लेकिन तस्वीरें सब कुछ साफ दिखा रही थी। ठीक 3:27 पर सीसीटीवी में दिखता है कि यून कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है और तभी अचानक उसे जबरदस्ती अंदर खींचकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया जाता है। यही वो आखिरी पल था जब यून जिंदा कैमरे में दिखाई देती है। उसी कार के अंदर चोई ने उस पर हमला किया। उसने उसे मारा, फिर उसका गला दबाया जब तक उसकी सांस बंद नहीं हो गई। सिर्फ 30 मिनट। लाइव पर हंसती हुई यून और उसकी मौत के बीच बस 30 मिनट का फर्क था। इसके बाद चोई घबराया नहीं। उसने फौरन कदम उठाया। वो अपनी कार लेकर सियोल अपने घर गया। वहां से उसने एक बड़ा सूटकेस निकाला। बाद में गवाहों ने बताया कि वो उसे घसीटते हुए बाहर ला रहा था। उसने सूटकेस गाड़ी में रखा और फिर गाड़ी चलाने लगा। 3 घंटे से ज्यादा। उसकी मंजिल थी मुजू, एक बहुत दूर और सुनसान पहाड़ी इलाका। न वहां उसका कोई रिश्ता था, न यून का, न कोई यादें, न वहां जाने की कोई वजह। बस शहर से बहुत दूर, चारों तरफ पहाड़, जंगल और सन्नाटा। शायद उसने सोचा था कि वहां जाकर वो सारे सबूत मिटा देगा। चोई रात के अंधेरे में सीधा रास्ता नहीं ले रहा था। वो बार बार रुक रहा था। हर रुकना सोच समझकर किया गया था। हर मोड़ जानबूझकर लिया गया। वो चाहता था कि कोई उसे आसानी से फॉलो न कर सके। अलग अलग प्रांतों में घूमकर, रास्ता बदल बदल कर, कभी आगे तो कभी पीछे जाकर। उसका मकसद था कि अगर बाद में कोई उसका पीछा करे तो कंफ्यूज हो जाए। ये किसी घबराए हुए इंसान का काम नहीं था। ये ऐसा इंसान था जो कई कदम आगे सोच रहा था। 12 सितंबर की सुबह सुबह वो आखिरकार मुजू के पहाड़ी इलाके में पहुंच गया। वहां अंधेरे की आड़ में उसने अपनी कार से सूटकेस निकाला और उसे घसीटते हुए झाड़ियों के अंदर ले गया। यून का शरीर उसने पेड़ों के बीच छुपा दिया, ये मानते हुए कि इतनी सुनसान जगह उसे बचा लेगी। लेकिन यहीं उसका पूरा प्लान बिगड़ गया। जब वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, उसकी गाड़ी एक गड्ढे में फिसल गई। पहिए घूमते रहे, लेकिन गाड़ी हिली तक नहीं। उसने जो भी कोशिश की, वो गाड़ी बाहर नहीं निकाल पाया। उधर उसी वक्त यून के परिवार को समझ आ चुका था कि कुछ बहुत गलत हो गया है। वो घर नहीं लौटी थी। उसका फोन बंद था, कोई जवाब नहीं मिल रहा था। फौरन मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और ग्योंगी योंगिन ईस्ट पुलिस स्टेशन की टीम मामले में लग गई। इन्वेस्टिगेशन हमेशा की तरह सीसीटीवी से शुरू हुई। पुलिस ने कैमरों के जरिए यून की मूवमेंट्स को एक एक कदम फॉलो किया। रास्ता आखिरकार चोई की कार तक पहुंच गया। फिर ट्रैफिक कैमरास और लोकल रोड्स के फुटेज से उस गाड़ी को ट्रेस किया गया। फुटेज सीधा मुजू काउंटी तक ले गई। 13 सितंबर की सुबह करीब 5 बजे पुलिस ने पहाड़ी इलाके में सर्च शुरू की। वहीं यून का शरीर मिला। पहाड़ी ढलान पर छोड़ दिया गया था और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि पास ही चोई भी मिला। मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर वो वहीं था, अब भी फंसा हुआ। एक पूरे दिन से ज्यादा वक्त बीत चुका था और वो अब भी अपनी गाड़ी को गड्ढे से निकालने की कोशिश कर रहा था। यून का शरीर मिलने के करीब 12 घंटे बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। रिपोर्ट में ये साफ नहीं बताया गया कि इतनी देर क्यों लगी। बस इतना बताया गया कि जब पुलिस उसके पास आई और पहचान पूछी तो चोई घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया। शुरू में उसने सहयोग करने से मना कर दिया। जब आखिरकार उसने बोलना शुरू किया तो सब नकारने लगा। उसने कहा कि उनका झगड़ा हुआ था और फिर दोनों अलग अलग चले गए थे। लेकिन एविडेंस बहुत साफ था। यून का शरीर था, सीसीटीवी फुटेज था, वो कार थी और वो खुद था, लगभग क्राइम सीन पर खड़ा। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उसे बताया कि यून का शरीर ठीक उसी जगह के पास मिला है जहां वो फंसा हुआ था, उसकी कहानी टूट गई। चोई टूट गया और तभी उसने सच कबूल कर लिया।
और जब लगा कि ये केस अब खत्म हो गया है, तभी इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसी बात सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। ये चोई का पहला शिकार नहीं था। रिकॉर्ड्स से पता चला कि दिसंबर 2023 में, यानी यून की मौत से सिर्फ 9 महीने पहले, चोई एक और महिला टिकटॉक क्रिएटर के मामले में जांच के घेरे में आ चुका था। उस पर हमला करने और उसे जबरन रोककर रखने का आरोप था। लड़की अलग थी, लेकिन तरीका वही था। वही चालाकी, वही दिमागी खेल और धीरे धीरे बढ़ता कंट्रोल। पैटर्न साफ दिख रहा था। सबसे डराने वाली बात यह थी कि जब उसने जिया की जान ली, उस वक्त वो पुलिस से भाग नहीं रहा था। वो पहले वाले केस में ट्रायल फेस कर रहा था, बेल पर बाहर था, खुला घूम रहा था, जवान लड़कियों से मिलने के लिए आजाद था। वही सब दोहराने के लिए आजाद, जिसके बारे में सिस्टम को पहले से पता था। और उस आजादी के दौरान वो रुका नहीं। इस बार वो और आगे चला गया। इस बार एक जान चली गई। पुलिस की इस नाकामी को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। जिस आदमी का हिंसा और किसी को बंद करके रखने का रिकॉर्ड था, उसे खुला छोड़ दिया गया और उसकी कीमत एक 24 साल की लड़की ने चुकाई। चोई का कहना था कि उसने जो कुछ भी किया वो केयर और चिंता की वजह से था, जैसे एक पिता को होती है। लेकिन असल में चोई बस यही चाहता था कि उसे पूरा कंट्रोल मिले। प्यार या सुरक्षा उसका मकसद नहीं था। फिलहाल चोई कस्टडी में है। उस पर मर्डर और लाश फेंकने के चार्ज में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। केस की लीगल प्रोसेस अब भी चल रही है। जैसे ही ये सारी बातें बाहर आईं, गुस्सा तेजी से फैल गया। कोरियन सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर यून जिया हर तरफ दिखने लगा। इस केस ने एक बड़ी बहस को सामने ला दिया। क्रिएटर इकोनॉमी में पावर इम्बैलेंस कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर जवान महिलाओं के लिए, जब सामने पैसे और असर रखने वाले लोग हों जो सपोर्टर और शिकारी के बीच की लाइन मिटा देते हैं। इन सारी हेडलाइंस के पीछे एक परिवार है जो कभी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। यून के पिता ने बताया कि उन्हें रातों को नींद नहीं आती। उन्हें अपने दिमाग में अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि उसे कभी मत भुलाना, इंसाफ के लिए लड़ते रहना। इस केस से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अलर्ट रहना, लोगों से अपनी बाउंड्री बनाना और अपने दिल की सुनना ही हमारी सुरक्षा और असली ताकत है। मैं आशा करता हूं कि यून जिया और उसके परिवार को जल्द ही न्याय मिले और चोई को उसके गुनाह की सजा मिले। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।